गुड डे डियर स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था नवशीत युद्ध, और हमने देखा नए शीत युद्ध की प्रकृति या विशेषताएं परंपरागत शीत युद्ध या पुराने शीत युद्ध से बहुत कुछ अलग थी। नया शीत युद्ध वैचारिक पृष्ठभूमि पे नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि यह दो महाशक्तियों का मामला था और दो महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थी। नए शीत युद्ध की शुरुआत के संदर्भ में ये माना जाता है कि नए शीत युद्ध की शुरुआत जुआंग जेडोंग के पिंग पोंग खेलने के लिए 1972 में अमेरिका जाने से हो गई थी। लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नए शीत युद्ध का प्रारंभ अफगान संकट से हुआ। अफगान संकट ने नए शीत युद्ध को एक तरह से जन्म दे दिया। अफगानिस्तान एक भूमि आबद राज्य है और अफगानिस्तान में पश्तून, उज़्बेक, ताजिक एवं हजारा नामक नृजातियां समूह का निवास है। अफगानिस्तान समाज अभी कबायली है और आर्थिक विकास का यहाँ अभाव है। आरंभ में अफगानिस्तान में राजतंत्रीय शासन था, लेकिन 1973 में अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हो गया और मोहम्मद दाऊद नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने डूरंड रेखा के मुद्दे पर आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया। डूरंड रेखा अफगानिस्तान का भौगोलिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि अफगानिस्तान पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया को जोड़ने वाला केंद्र बिंदु है। अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा इन दोनों राष्ट्रों को विभाजित करती है, यानी इनकी सीमा डूरंड रेखा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ने का सीधा मतलब था पाकिस्तान में अमेरिका का दबदबा बढ़ना, और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अत्यधिक रुचि थी। पाकिस्तान यहाँ अपना प्रभाव जमाना चाहता था, क्योंकि इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना दबदबा बनाकर बाखन गलियारे के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर पर अपना अधिकार या नियंत्रण रखना चाहता था। इसका दूसरा कारण यह भी है कि सऊदी अरब और ईरान के मध्य 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सऊदी अरब में सुन्नी बहुलता है और ईरान में शिया बहुलता। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष है उसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था और इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की होड़ में था। अतः पाकिस्तान की रुचि अफगानिस्तान में रही। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य प्रारंभ से ही डूरंड रेखा को लेकर विवाद रहा। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा विभाजन करने वाली रेखा थी, परंतु भारत विभाजन के बाद में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा बन गई। 1778 में प्रधानमंत्री दाऊद को मार्क्सवादी नेता मोहम्मद नूर तारिक के द्वारा सत्ता से हटा दिया गया। अफगानिस्तानी जो प्रधानमंत्री दाऊद थे, उनको मार्क्सवादी नेता नूर मोहम्मद तराकी के द्वारा सत्ता से हटा दिया और तराकी ने शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पाकिस्तान के द्वारा नूर तराकी का समर्थन नहीं किया गया और शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के सैनिक गठबंधन नाटो का सदस्य बन गया। इसलिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका का
के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सोवियत द्वारा यहाँ अपनी सेना भेजी गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नूर तराकी ने सोवियत संघ से अनुरोध किया था। मोहम्मद नूर तराकी और मोहम्मद आमीन के बीच शासन सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा और तराकी के शासन को बचाने के लिए सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप यहाँ किया। सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फ्रंट लाइन राज्य का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान के तत्कालिक शासक जनरल जिया उल हक को अमेरिका के द्वारा बड़ी आर्थिक और सैनिक सहायता दी गई और पाकिस्तान का समर्थन चीन और सऊदी अरब के द्वारा भी किया गया। अफगानिस्तान में सोवियत सेना को उतारे जाने का अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इस घटना के बाद सीनेट से साल्ट II वार्ता पर बहस रुकवा दी और सोवियत संघ की शक्ति को विस्तार देने के लिए खाड़ी सिद्धांत, दूरगामी परियोजना सेना और सीमित परमाणु आक्रमण जैसे सिद्धांतों का निर्माण किया। खाड़ी सिद्धांत का निर्माण 24 जनवरी 1980 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने कांग्रेस को भेजे गए अपने वार्षिक संदेश में किया था। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरे की संज्ञा दी और चेतावनी देते हुए कहा कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा और उसे सैनिक शक्ति सहित किन्हीं आवश्यक साधनों द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। कार्टर की यह चेतावनी खाड़ी सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमेरिका ने सोवियत संघ के इस कदम का विरोध करते हुए दूरगामी परियोजना सेना का भी निर्माण किया। दूरगामी परियोजना सेना का निर्माण मूलतः खाड़ी सिद्धांत के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया गया था। यदि सोवियत संघ, अमेरिका का कहना था कि यदि सोवियत संघ फारस की खाड़ी के किसी देश में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है तो यह सेना उसे तत्काल खदेड़ने का प्रयत्न करेगी। ये दूरगामी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। सीमित परमाणु आक्रमण से तात्पर्य यह है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के अफगान हस्तक्षेप का विरोध करने हेतु सोवियत संघ द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में आयोजित युद्ध को परंपरागत युद्ध के आधार पर अमेरिका नहीं लड़ेगा, अपितु अमेरिका सोवियत संघ का सामना करने हेतु सोवियत निशानों पर स्वयं सीमित परमाणु आक्रमण का सहारा लेगा। यानी अगर सोवियत संघ किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश पर आक्रमण करता है तो अमेरिका सीमित परमाणु आक्रमण का सहारा लेते हुए सीमित परमाणु आक्रमण का विकल्प प्रयुक्त कर सकता है। यह सिद्धांत सीमित परमाणु आक्रमण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगली घटना जिसने नए शीत युद्ध को और भड़काया वह रही 1983 का कोरिया विमान घटना। 1983 की कोरिया विमान घटना। सितंबर 1983 में कोरियाई नागरिक का जंबो विमान न्यूयॉर्क से दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल की सामान्य उड़ान पर सोवियत क्षेत्र यानी सोवियत के आसमान से गुजर रहा था। सोवियत वायुसेना के अधिकारियों को विमान की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी और सोवियत सूत्रों के अनुसार यह विमान बिना बत्तियों के उड़ रहा था
और इसकी बनावट बहुत कुछ अमेरिकी जासूसी यान RC-135 जैसी थी। इन संदेहजनक परिस्थितियों में सोवियत संघ ने उस विमान को ध्वस्त कर दिया। इस विमान में अमेरिका के 55 नागरिक यात्रा कर रहे थे। अतः अमेरिका ने सोवियत संघ की इस कार्यवाही पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और अमेरिका ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, जहां अमेरिका के साथ साथ अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सोवियत संघ की कड़ी निंदा की और सोवियत संघ से क्षतिपूर्ति की मांग के साथ साथ कई आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में चल रही सोवियत अमेरिकी वार्ता को निलंबित कर दिया। इस घटना की अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया हुई। जिसका प्रभाव नए शीत युद्ध पर पड़ा और नया शीत युद्ध भड़क और तेज हो गया। अगली घटना पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी प्रेक्षापात्रों की नियुक्ति की भी रही, जिसने नए शीत युद्ध को और ज्यादा भड़काया। पश्चिमी यूरोप में मध्यम दूरी की मार करने वाले अमेरिकी प्रेक्षापात्र स्थापित करने की योजना ने दूसरे शीत युद्ध में घी की आहुति का काम किया। हालांकि सोवियत संघ के कुछ मध्यम स्तरीय प्रेक्षापात्र पहले से ही चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी में स्थापित थे, लेकिन उनकी संख्या अमेरिका द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षापात्रों से बहुत कम थी। अतः सोवियत संघ ने अमेरिकी यूरोपीय परियोजना का डटकर विरोध किया और इस मसले पर सामूहिक वार्ता का प्रस्ताव रखा। नवंबर 1981 में जेनेवा में हुई वार्ता विफल रही। इस दौरान 15 से 23 नवंबर में कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रूज और पर्शिंग प्रेक्षापात्र की आमद और स्थापना शुरू हो गई, जिनकी मारक क्षमता लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर थी। इन प्रेक्षापात्रों की स्थापना के फलस्वरूप सोवियत संघ ने जेनेवा वार्ता से वॉकआउट कर दिया और द्वितीय या नया शीत युद्ध और ज्यादा भड़क गया। नए शीत युद्ध को भड़काने वाली एक अन्य घटना स्टार वार की रही। सन 1986 के उत्तरार्ध में अमेरिका के स्टार वार कार्यक्रम के विरोध में स्टार वार अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन द्वारा स्थापित कार्यक्रम था, जिसमें अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने की योजना प्रस्तावित थी। यह एक सामरिक रक्षा रणनीति थी जिसका सोवियत संघ ने कड़ा विरोध किया और सोवियत संघ ने इसकी जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस जवाबी कार्यक्रम के तहत सोवियत वैज्ञानिकों की एक विशेष समिति ने कहा कि अमेरिकी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी दोनों तरह के उपाय किए जाएंगे। प्रतिरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत संघ के द्वारा छोटे प्रेक्षापात्र, अतिरिक्त विस्फोटकों और उच्च क्षमता वाले लेजर शस्त्रास्त्रों का विकास किया जाएगा। 26 फरवरी 1987 को सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया। उसने अपना अंतिम परमाणु परीक्षण जुलाई 25, 1985 को किया और अमेरिका को यह चेतावनी दी कि यदि अमेरिका 1987 में परमाणु परीक्षण करेगा तो सोवियत रूस
पुनः अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर देगा। इस तरह स्टार वार की घटना ने परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ा दिया और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को चेतावनी देते हुए अपने अपने परमाणु कार्यक्रम में वृद्धि करने लगी। इस तरह नए शीत युद्ध ने पुनः विश्व राजनीति को गरमा दिया और इस शीत युद्ध का अंत लगभग सोवियत संघ के अंत के साथ ही हुआ। स्टार वार के कारण सोवियत संघ को खाद्यान्न और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। अंततः सोवियत संघ ने उन्नीस के अंत में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। जेनेवा समझौते 1988 के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से वापस लौट आई, परंतु अफगानिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया क्योंकि जेनेवा समझौते में सभी कबीला सरकारों की सहमति नहीं ली गई थी। इस गृह युद्ध में सुन्नी गुट तालिबान उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सफल रहा। 1995-96 तक उसने अफगानिस्तान के 2/3 भाग पर नियंत्रण कर लिया। इस तालिबान ने आतंकवाद का सहारा लेते हुए अलकायदा के साथ मिलकर 9/11 की घटना को जन्म दिया और इसके पश्चात अमेरिका ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तालिबान के शासन को अफगानिस्तान से समाप्त कर दिया। 2002 में अफगानिस्तान में हामिद करजई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और वर्तमान में अफगानिस्तान में के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला है। अफगानिस्तान में अभी भी आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। विरोधी तालिबान बार बार हमला करते रहते हैं। पहले तो वहाँ नाटो की सेना थी, परंतु नाटो की सेना वहाँ से हटा ली गई है। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ BSA यानी द्विपक्षीय समझौता 1914 में किया, परंतु अभी भी अफगानिस्तान सुरक्षा के लिए भारत की ओर देखता है और भारत ने भी सुरक्षा का आश्वासन अफगानिस्तान को दिया, किंतु अभी कोई ठोस कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं हो पाई है। इस तरह अफगानिस्तान की समस्या द्वितीय शीत युद्ध का प्रमुख कारण रही और अफगान में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ये खत्म हुई। लेकिन अफगानिस्तान की अपनी समस्याओं का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है।